नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी 2024। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने एसएससी जीडी 2024 का स्टैटिक जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका आज ये पार्ट 6 वीडियो है। अगर आपने पीछे के 5 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं इस सीरीज के प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने एसएससी जीडी 2024 से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस सीरीज में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य का रूप है। डिटेल में जानते हैं। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी गांव से हुई थी। यानी भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है, इसमें एक कुचिपुड़ी गांव है, तो उस गांव के नाम से इस शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम कुचिपुड़ी पड़ा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ 8 हैं। कौन कौन सी? तो कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनी अट्टम। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कितनी शैलियाँ हैं? तो 8 प्रमुख शैलियाँ हैं। अगला सवाल है कि कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चोल राजवंश। चोल राजवंश जो था यह नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। डिटेल में जाने हम तो चोल वंश दक्षिण भारत का एक तमिल सामुद्रिक साम्राज्य था, जो दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। राजा चोल को सबसे महान चोल शासक माना जाता है। वह दक्षिण भारत के महानतम राजाओं में से एक थे और महान राज के रूप में जाने जाते थे। अगला सवाल है कि किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? हरिहर और बुक्का जो कि संगम राजकुमार हैं, इन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विजयनगर। संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और इस साम्राज्य की स्थापना उन्होंने 1336 ईस्वी में की थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने कराया था? निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने कराया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोलकुंडा। गोलकुंडा किला जो है इसका निर्माण काकतीय वंश ने कराया था। डिटेल में जाने हम तो किले का निर्माण 13वीं शताब्दी के काकतीय वंश द्वारा किया गया था। भारत के सबसे उत्कृष्ट गढ़ों में से एक माना जाता है। गोलकुंडा किले उस समय की शानदार नवाबी संस्कृति का प्रतीक है। गोलकुंडा किला जो है यह भारत के सबसे उत्कृष्ट गढ़ों में से एक माना जाता है, और गोलकुंडा जो है नवाबी संस्कृति का प्रतीक है, और इसे 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात हो रही है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेमू। हेमू जो है यह पानीपत की दूसरी लड़ाई में पराजित हुआ था। डिटेल में हम जाने तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। इस युद्ध में हेमू अकबर से हार गया था। हेमू दिल्ली के हिंदू राजा था और उन्हें हेमचंद विक्रमादित्य भी कहा जाता था।
अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो है यह धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। डिटेल में हम जाने तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने और चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार देता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। डिटेल में हम जाने तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। यह अधिनियम कब था तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे और वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी RK शनमुखम चेट्टी। RK शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। डिटेल में हम जाने तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट RK शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, जब भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। इसी में एक नाम आता है जॉन मथाई। जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को भारतीय गणराज्य का पहला बजट प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट RK शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था और भारतीय गणराज्य का पहला बजट जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। बजट के बारे में हमारे संविधान में कहाँ लिखा गया है तो डायरेक्ट बजट के बारे में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन संविधान के आर्टिकल 112 में एक वाक्य लिखा गया है जो कि 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, यह जो वाक्य है यह अनुच्छेद 112 में लिखा गया है। अगला सवाल है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। बताना है कि जागोई जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की किस रूप की एक प्रमुख शैली है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मणिपुरी। जागोई जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है। डिटेल में हम जाने तो जागोई मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूपों में से एक है। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हुई थी। जागोई मणिपुर के भीतर एक पारंपरिक नृत्य रूप है जिसकी विशेषता लयबद्ध कदमों का उपयोग, अभिव्यंजक चेहरे के भाव और कहानी कहने वाले तत्व हैं। अगला सवाल है कि अलरमेल वल्ली पद्म भूषण प्राप्त करने वाली एक शास्त्रीय नर्तकी को किस शास्त्रीय नाट्य के लिए जाना जाता है। अलरमेल वल्ली जो हैं यह पद्म भूषण प्राप्त करने वाली एक शास्त्रीय नर्तकी हैं। यह किस शास्त्रीय नाट्य के लिए जानी जाती हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। अलरमेली
अलरमेल वल्ली जो हैं यह भरतनाट्यम शास्त्रीय नाट्य के लिए जानी जाती हैं। डिटेल में हम जाने तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना अलरमेल वल्ली भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। भरतनाट्यम भारत के सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था। बताना है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। 86 नंबर का जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। और संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। डिटेल में हम जाने तो अनुच्छेद 21A को 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाग 8। भाग 8 जो है यह भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में जो केंद्र का शासन होता है, इसका वर्णन भाग 8 में किया गया है। डिटेल में हम जाने तो केंद्र सरकार सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है। संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 28 फरवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। डिटेल में हम जाने तो सर्वोच्च न्यायालय जो है यह अनुच्छेद 124 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 32 जो है संविधान का हृदय और आत्मा है। तो एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। 1950 से पहले सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता था। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। अगला सवाल है कि लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। लौह स्तंभ जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में लौह स्तंभ स्थित है। डिटेल में हम जाने तो लौह स्तंभ भारत के दिल्ली में स्थित है। लौह स्तंभ जो है 7.21 मीटर लंबा गड़ा लोहे से बना स्तंभ है और दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है। स्तंभ का निर्माण जो है लौह स्तंभ का निर्माण जो है गुप्त साम्राज्य के दौरान किया गया था, जिसने 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक उत्तरी भारत का शासन किया था। लौह स्तंभ पर संस्कृत में शिलालेख है, जिनमें इसे बनाने वाले राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख दिया गया है। अगला सवाल है कि हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन से नंबर का
भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया गया था। बताना है कि हड़प्पा शहर धोलावीरा जो है इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने नंबर पर शामिल किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 40वें नंबर पर। हड़प्पा शहर धोलावीरा जो है यह यूनेस्को की विरासत सूची में 40वें नंबर पर शामिल किया गया था। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है स्थित है। डिटेल में हम जाने तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय इसका उद्घाटन 29 मार्च 1954 को डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना का विचार पहली बार 1949 में कलकत्ता में कला सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है। अगला सवाल है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। डिटेल में हम जाने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उन पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत को कम करते हैं। पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा करने के लिए यह उन रसायनों को खत्म करने के लिए एक वैश्विक समझौता है जो इसे छीण कर रहे हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? यानी आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात आपको अनुच्छेद 21 में कहा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अनुच्छेद 21 में यह कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। डिटेल में हम जाने तो अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 दो अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जो है यह दो अधिकारों की रक्षा करता है, जैसा पहला जीवन का अधिकार, दूसरा जीवन का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 21 जो है वह दो अधिकारों की रक्षा करता है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2014 में। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। डिटेल में हम जाने तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसमें व्यापक वित्तीय समावेशन लाने और देश के सभी घरों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को अंतःस्थ करती है और अपने प्रत्येक खाता धारक को एक स्वदेशी डेबिट कार्ड प्रदान करती है। इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है किसके द्वारा पेश की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है यह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित यानी पेश किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1935 में।
मैंने पीछे भी आपको बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। डिटेल में हम जाने तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को बाद में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। यानी 11 दिसंबर 1946 को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। अगला सवाल है कि नरोपा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? नरोपा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। नरोपा महोत्सव जो है यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। डिटेल में हम जाने तो नरोपा महोत्सव को लद्दाख या हिमालय के कुंभ के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध दार्शनिक और विद्वान नरोपा के जीवन का जश्न मनाने के लिए तिब्बती कैलेंडर में हर 12 वर्ष में नरोपा महोत्सव होता है। नरोपा महोत्सव प्रसिद्ध हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।